नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने लिखा पंडित जी की इंदु, बापू की प्रियदर्शनी, निडर निर्भीक न्यायप्रिय भारत की इंदिरा। दादी देश की एकता और अखंडता के लिए आपका बलिदान हम सभी को जन सेवा के पथ पर सदा प्रेरित करता रहेगा। राहुल गांधी ने ये शब्द अपनी दादी और भारत की आयरन लेडी, दुर्गा शक्ति स्वरूपा श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए कहे। उन इंदिरा गांधी के लिए कहे जो एक मां भी थी, एक दादी भी थी, एक सास भी थी, एक बहू भी थी, एक बेटी भी थी और देश की वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जो पहली बार 13 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए जेल गई थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में वह इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे रिच वकील परिवार के घर बैरिस्टर की बेटी के रूप में जन्म लिया था। वो इंदिरा गांधी जो फिरोज जहांगीर गांधी की धर्म पत्नी थी, वो फिरोज गांधी जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और फिर देश के मुद्दों की लड़ाई लड़ी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी जिन्होंने देश को भारत देश बनाया, जिन्होंने 560 रियासतों को, 65 रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत बना के खड़ा किया जो आपके सामने। वो इंदिरा गांधी जिनके लिए, जिन्होंने कहा था अपने आखिरी भाषण में, जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही करूंगी और जब मेरी जान जाएगी तब मैं कह सकती हूं कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वह एक एक खून का कतरा इस भारत को जीवित करेगा। भारत की एकता अखंडता को संजोए रखने के लिए सशक्त व प्रगतिशील भारत के निर्माण में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व व दूरदर्शिता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री व आदर्श श्रीमती इंदिरा गांधी को बलिदान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई देते हुए ये शब्द कहे। और इतिहास कहता है वह इंदिरा गांधी थी जिनके आगे बड़े बड़े राजनेता, जिनको महान नेता कहा जाता है, वो उनके आगे हाथ जोड़ के करबद्ध होते थे। वह श्रीमती इंदिरा गांधी आज उन सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है और उन्होंने जो बात कही थी उसी से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा था, जिस इंसान को यह समझ में ना हो कि हिंदू धर्म में मुख्य देवता ही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बारे में क्या कहें। यह उन्होंने तब कहा था जब आरएसएस चीफ, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जन्मदाता आरएसएस के गुरु गोवालकर जिन्हें वो कहते हैं, उन्होंने कहा था संघ प्रमुख ने कि तिरंगा भारत राष्ट्र के लिए अशुभ होगा क्योंकि 3 संख्या हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म में अशुभ होती। तो आप सोचिए, वह लोग आज तिरंगा यात्रा निकालने की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी थी कौन? वह श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने 1967 में भारत चीन युद्ध में राजाओं के ताज छीनने वाले, गरीबों को अधिकार देने वाली, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली, सिक्किम को भारत में मिला लेने वाली और भारत को अखंड बनाने के लिए खुद को शहीद करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, आज उनका बलिदान दिवस है। ऐसे में हम उन्हें क्यों न याद करें कि वो इंदिरा गांधी जिन्होंने चीन को नाकों चने चबवाए, हरा कर दिखाया और सीमित संसाधनों से हम लोग अक्सर 1962 के भारत चीन युद्ध की चर्चाएं करते हैं और उसमें झूठ और सच मिलाकर
नेहरू को बदनाम करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, जबकि सच ये है कि हम उस युद्ध में कभी हारे नहीं थे। चीन ने हम पर अटैक किया और फिर पीछे भाग गया। नुकसान हुआ, हमारा भी हुआ, उनका भी हुआ, क्योंकि हम तैयार नहीं थे उस युद्ध के लिए। लेकिन जब हुआ तो हमने मुकाबला किया और चीन की सेना को वापस जाना पड़ा। उसने सफाई दी कि भारत ने हमें विवश किया युद्ध करने के लिए। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 68,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन की कब्जा कर ली थी। हालांकि पंडित नेहरू ने जो नक्शा बनाया था 1955 में, वह नक्शा वही था जिसमें हमने दावा किया था यह जमीन हमारी है। लेकिन 1947 के नक्शे में जब हमें आजादी के समय मिला, उसमें अनडिवाइडेड बॉर्डर जो था, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, उसके मुताबिक वह जमीन हमारी नहीं थी। लेकिन नेहरू ने वो 68,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन कब्जा की, उस कारण चीन ने कहा हमें भारत पर हमला करना पड़ा था। बहरहाल फिर भी भारत को बहुत फायदा तब भी रहा कि नेहरू ने वह जमीन भारत में मिला ली थी, ना कि छोड़ी थी, जो झूठ प्रचारित किया जाता है। लेकिन चलिए कोई नहीं। 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में नाथुला और चोला दर्जों पर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। उसकी हम चर्चा नहीं करते, जिसमें हमने निर्णायक युद्ध था। भारत ने चीन को हराया था और चीन के उन सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया था। भारत ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। इस युद्ध में 340 चीनी सैनिक मारे गए थे और भारत के 88 सैनिक शहीद हुए थे। भारत की सेना ने चीन को पीछे खदेड़ दिया था और इसके तमाम सैनिक ठिकानों पर को नेस्तनाबूद करके उस पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध के बाद से करीब 50 साल तक चीन ने भारत की सरहद की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं की और 2020 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चीन ने वह हिमाकत कर दिखाई और भारत की सीमा में घुस के आके हमारे 20 सैनिकों को मार डाला और हमारी 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने समझौता करके एक प्रकार से 14,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी है। यह दुर्भाग्य है। इंदिरा गांधी यही नहीं रुकी। तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर हम अक्सर हीनता बोध से ग्रस्त हो जाते थे, तो चीन को सबक सिखाने के लिए इंदिरा ने 1975 में, उस जमाने में चीन और अमेरिका के उसमें था, उसे सिक्किम को उनसे छीनकर भारत में मिला लिया, विलय करा लिया। इस तरह हिमालय की पहाड़ियों पर चीन और भारत के बीच एक संतुलन उत्पन्न हुआ, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इंदिरा गांधी ने चीन को जो सबक सिखाया, वह आज भी अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन आज बुरे हालात, और जब यह हालात हो तो चर्चा करना बनता है। इंदिरा गांधी पे चर्चा होती है, उनके आपातकाल पे चर्चा होती है और बहुत सारी चीजों पे चर्चा होती है। इसी पर बात करूंगा कि आज इंदिरा गांधी क्या थी और 1971 में जब वो भारी बहुमत से जीती, तब जीती जब उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस मोरारजी देसाई समेत तमाम लोगों के कब्जे में चली गई थी और ऐसी स्थिति क्यों यह हुआ था, इस पर बात जरूरी है। इस पर इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी पे बात होती है, उसके पहले यह बात की जाती है कि क्या करना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, उसके कुछ समय पहले वेलेस हेंगन ने किताब में लिखा है कि आफ्टर नेहरू हु, मतलब यह स्थिति थी कि नेहरू के बाद कौन, इतना बड़ा वैक्यूम था। तब नेहरू के 8 संभावित उत्तराधिकारियों की चर्चा हुई थी। ये थे मोरारजी देसाई, वीके कृष्ण मेनन,
लाल बहादुर शास्त्री, यशवंत राव चौहान, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एस.के. पाटिल और ब्रजमोहन कौल। अब आप ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नाम आगे बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और बाकी तमाम सारे लोग, तो ये लोग थे। हेंगेन इस नतीजे पर पहुंचे कि लाल बहादुर शास्त्री सबसे बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं नेहरू के, क्योंकि वो नेहरू के सबसे करीब है और नेहरू ने उन्हें बगैर किसी मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी मंत्री के रूप में रखा है, जो पीएमओ संभालते हैं, यानी प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी असल में वही थे, पीएमओ वही चला रहे थे। लेकिन उनका संकोची स्वभाव, खराब स्वास्थ्य, मंत्रिमंडल में उनके एक साथी का कहना कि पहले दिल के दौरे में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, यानी लाल बहादुर शास्त्री को एक दिल का दौरा पड़ चुका था, दूसरा और तीसरा दौरा पड़ने पर उनकी स्थिति बिल्कुल विकृत हो सकती थी। 1964 के शुरुआत में नेहरू के जब उत्तराधिकारी की चर्चा चल रही थी, उसी वक्त भुवनेश्वर में उनको जनवरी महीने में लकवा मार गया था और ऐसी स्थिति में वो बहुत तरह से परेशान थे, स्वास्थ्य कारणों से परेशान थे। 24 जनवरी को जब लाल बहादुर शास्त्री को बिना विभाग के मंत्री बनाया गया तो यही चर्चा चल पड़ी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं नेहरू। और मशहूर ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने अपने 23 जनवरी 1964 के अंक में लिखा, ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वो मध्य मार्गी हैं और कांग्रेस के वामपंथी खेमे के भी को वो स्वीकार्य होंगे और दक्षिणपंथी जो खेमा है वो उन्हें कृष्ण मेनन की तुलना में ज्यादा तरजीह देगा। यानी दक्षिणपंथी और वामपंथी तब भी कांग्रेस में थे और क्लेमेंट एंटनी की तरह शायद उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि उन्हें सबसे कम नापसंद किया जाता है। शास्त्री जी के निजी सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव उनकी जीवनी अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि 30 मई को ही लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले और उनसे अनुरोध किया, अब आप मुल्क को संभालिए। यानी लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने, वो न बने, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि अभी मैं इतने दुख में हूं कि वह नेतृत्व और चुनाव की बात सोच भी नहीं सकती हूं और नेहरू जी आपको सबसे ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए मैं चाहती हूं आप ही प्रधानमंत्री बने। सोचिए, इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। यह बात लाल बहादुर शास्त्री के पारिवारिक सदस्य जो श्रीवास्तव जी थे, उनके निजी सचिव सीपी श्रीवास्तव, उन्होंने लिखा है, उनके रिश्तेदार। इससे आप समझ सकते हैं। और तब मोरारजी देसाई समेत जो मैंने नाम गिनाए वो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। बहरहाल भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसी दौर में। युद्ध में हम जीतने के बाद में ताशकंद में समझौते के लिए बैठक हुई रसिया के नेतृत्व में, उसमें गए थे लाल बहादुर शास्त्री। उन पर भारी दबाव पड़ा, उस दबाव से वो बचना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने पाकिस्तान की कई शर्तें मानते हुए समझौता कर लिया। बस इतना था कि आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने, बीजेपी है जो आज, उसके लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के लिए न जाने कितने गंदे गंदे शब्द बोले। भारत में इस तरीके से देखा जा रहा था कि उनसे बड़ा विलन कोई नहीं है। इससे उन्हें, जिन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था, लकवा मार चुका था और जो बात उनके मंत्री ने पहले ही कही थी, साथी मंत्री ने, तो वह बात साबित हुई। उन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। इसी सदमे में, यानी लाल बहादुर शास्त्री की मौत के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार या तो रसिया थे जिन्होंने दबाव डाला था,
या आरएसएस के लोग थे जिन्होंने उन्हें झूठा बदनाम किया था, क्योंकि भारत में उस समय खाने तक की स्थिति नहीं थी और लाल बहादुर शास्त्री ने ही कहा था एक टाइम खाना खा करके देश के लिए सहयोग कीजिए। तो आप इससे समझिए। बहरहाल इसके बाद में फिर से गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तब फिर से मोरारजी देसाई और ये पूरी लाबी लगी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी में संसदीय दल में चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, चुनाव हुआ संसदीय दल में। जब चुनाव हुआ तो 167 वोटों से श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव जीती, तब प्रधानमंत्री बनी। यानी उन्हें ताज मिला नहीं था, उन्होंने जीत कर हासिल किया था। और जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उनके डोरे डालने, उनको गिराने के लिए हर काम किए गए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनके जजेस के जरिए उनकी सरकार को गिराने का काम किया जा रहा था। उनकी सरकार को गिराने का काम जो है अमेरिका के साथ मिलकर किया जा रहा था। राष्ट्रपति निक्सन और सबका इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर तमाम विरोधी ताकतें थी, पूंजीपतियों की ताकतें थी। बहरहाल जिन्हें राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया नाम दिया था, जिन्हें आरएसएस के नानाराव देशमुख ने गूंगी गुड़िया कहा था, वो इंदिरा गांधी इतनी सशक्त होती चली गई कि सब घबराने लगे। तमाम उधर सुप्रीम कोर्ट हमला कर रहा था, इधर वो कर रहा था और विदेशी ताकतें थी। उसी दौर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में फिर से चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, जीता और भारी बहुमत से सरकार में आई। सारे विरोधी घबरा गए, लेकिन हमले अब सीधे ना होके दूसरी तरह होने लगे। तो इंदिरा गांधी की सरकार गिराने के लिए झूठे मुकदमे कायम कराने का काम हुआ। राजनारायण जो उनसे 1 लाख वोटों से हारे थे, वो गए और हाई कोर्ट में आरएसएस के एक जज के उसमें पिटीशन फाइल की कि इंदिरा गांधी की सभा में बिजली का कनेक्शन सरकारी लोगों ने जोड़ा है, मंच बनाया है। इंदिरा गांधी के जो ओएसडी थे, जो इस्तीफा दे चुके थे, उनका इस्तीफा मंजूर होने के पहले ही वो काम करने लगे थे इंदिरा गांधी के चुनाव में। इन 2 आरोपों पर श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को 1975 में 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन आरएसएस के जो जज थे जगमोहन सिन्हा ने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और जस्टिस कृष्ण उनकी सदस्यता बहाल कर दी और उनकी चुनाव को जो अवैध घोषित किया था उसे स्टे कर दिया। और उन्होंने कहा जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, भले ही वो वोटिंग का अधिकार नहीं रखेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास 371 सांसद थे, 1-2 नहीं। बहरहाल इंदिरा गांधी ने उस पर कुछ करती, उसके पहले ही देश में अराजकता का माहौल बना दिया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने पूरे देश में रेल की हड़ताल करा दी थी। तकरीबन 4 हफ्ते हड़ताल चली और उसमें माल भाड़ा सब कुछ ठप कर दिया गया था और उसमें पूरे सबूत थे कि इसके लिए अमेरिका की CIA ने पूरा पैसा और फंडिंग करी। उधर मोरारजी देसाई और ये सारे लोग एक हो गए थे। वामपंथियों के साथ में मिलकर दक्षिणपंथियों ने कैसा खेल किया था और जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री बनने के लालच में छोड़ के आ गए थे, जेपी मूवमेंट शुरू कर दिया था। 25 जून 1975 को दिल्ली में जेपी का एक रैली होती है। उसमें वो आह्वान करते हैं कि भारत की पुलिस, सेना सारा सरकार का आदेश मानना बंद कर दें और सरकार के खिलाफ हमला शुरू कर दें। उनकी इस प्रवोक करने की उससे यह स्थिति पैदा हो गई कि देश के अंदर अराजकता हो जाएगी।
जेपी मूवमेंट सबसे बड़ा भूमि कौन सी थी? बिहार थी और गुजरात थी। जिस गुजरात की आज बात करते हैं वही दक्षिणपंथी, और इन दक्षिणपंथियों ने मिल करके, तब भी यही थे, आज भी यही है, तो इन दोनों ने मिल करके वह काम किया था जिससे एक हालात बिगड़े और इंदिरा गांधी को रात को आपातकाल लगाने की घोषणा करनी पड़ी। इंदिरा गांधी ने अपने रेडियो संदेश में बताया कि किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, कैसे चीफ जस्टिस पर कातिलाना हमला किया जा रहा है, किस तरीके से कांग्रेस के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से जबरन इस्तीफे साइन कराए जा रहे हैं, राज्यपाल को के ऊपर हमला किया जा रहा है, जजेस पे हमला किया जा रहा है। और देश की जो स्थिति है, ऐसे में मजबूरी है देश को बचाने के लिए। इंदिरा गांधी के 21 महीने के आपातकाल में जो हुआ कुछ सही था, कुछ गलत था, लेकिन इतना जरूर है देश को कंट्रोल किया गया, उन ताकतों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने जो किया उससे जनता भ्रमित हुई और उसने इन सब को, और आरएसएस ने जनता पार्टी में जनसंघ का विलय करा दिया। सोचिए आप, वामपंथी और दक्षिणपंथी एक होके लड़े, सबने इंदिरा गांधी को हराया, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा भ्रष्टाचार का दर्ज किया, गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत ने चंद घंटों में कहा कि यह मुकदमा झूठा है, कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। इंदिरा गांधी छूट के आई। फिर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए दूसरी साजिशें रची गई, उनके चुनावों को खारिज किया गया और न जाने क्या क्या साजिशें हुई। बहरहाल इंदिरा गांधी योद्धा थी, लड़ी, और 1980 में फिर से चुनाव हुआ। 3 साल सरकार ये लोग मिलकर नहीं चला सके, और जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से भारी बहुमत से जीती। आज तक नरेंद्र मोदी, भाजपा, कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार इतने नंबर वोट नहीं ला सकी है, उतने वोट इंदिरा गांधी सीटें लेके आई और देश की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश की एकता, अखंडता के खिलाफ जो कुछ हुआ था उसे ठीक करने की दिशा में काम किया, खालिस्तानियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की, और जो स्वर्ण मंदिर को बलात्कारियों और दूसरों की बना दिया गया था, जैसी जैसी वहां घटनाएं हो रही थी जिससे वह पवित्र धर्म स्थल अपवित्र हो रहा था, उसे बचाने के लिए ब्लू स्टार तक करना पड़ा। और वो करने के लिए के पहले उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी वहां सेना नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन हमने दबाव डाला और इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को वहां सेना भेजनी पड़ी, मजबूर होना पड़ा निश्चित रूप से। और उसके बाद जो हुआ वह दुर्भाग्यशाली दिन आज ही है, 31 अक्टूबर 1984, जब श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी सुरक्षा में तैनात, उनकी सुरक्षा के लिए जिन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने ही उनकी 30 गोलियां दाग के हत्या कर दी। 30 गोलियां। सोचिए, एक बूढ़ी 68 ईयर्स की, 68 साल की बुजुर्ग महिला को गोलियों से भून डाले। इतने कायर और मक्कार सुरक्षाकर्मी थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। सोचिए आप कितने गुनाहगार, यह गुनाह उन्होंने किया। बहरहाल श्रीमती इंदिरा गांधी मरी। वैसे ही यह हुआ कि प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं रह सकता है, और यदि रिक्त रहा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर दूसरी व्यवस्था होगी, भंग हो जाएगी। इसलिए आनन फानन में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन यह खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में लोग आक्रोशित हो गए, हमले करने लगे और सब कुछ हुआ।
जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन वो सुनियोजित नहीं था। वह हमले असल में लोगों की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय थी, इतनी प्यारी थी, लोग उन्हें मां की तरह मानते थे। तो वह शक्ति स्वरूपा चली गई। आज उसी शक्ति स्वरूपा की जरूरत है। तो आज लोग प्रियंका गांधी में उनका अक्स देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद वो कुछ करे, क्योंकि राहुल गांधी तो संत की तरह से काम करते हैं। आज जरूरत है। आज सोचिए, श्रीमती इंदिरा गांधी उस दिन शहीद होती हैं जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म लेते हैं। तो वह महान दिन है कि दो, एक लौह पुरुष और एक लौह महिला, यह अपने आप में प्रकृति का संगम, यह बताता है कि श्रीमती गांधी असल में एक अवतार थी। वह दुर्गा जिसको हर कोई सलाम करता है, जिसने अमेरिका को भी औकात बता दी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, जिसने दुनिया को बता दिया कि हम सबको पीछे रखेंगे। 103 देशों के राष्ट्राध्यक्ष 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, और ब्रिटेन की महारानी आई तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी को सलाम किया था। जी हां, वह दिन था। वह आज तक इतिहास नहीं, आप देख सकते हैं, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था, वह इंदिरा गांधी थी। तो हमें आज उनको सलाम करते हुए, उनको बारंबार हम श्रद्धांजलि देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी महिला फिर आएगी और देश को बचाएगी जिस हालत में आज देश है। जय।